स्पेन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स टू विन द वर्ल्ड कप। भाई स्क्वाड ही ऐसी है उनकी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए उनका मेन मैन, उनका थ्रेट, उनका की प्लेयर कौन होगा, तो आधे से ज्यादा लोग लमीन यमाल का नाम लेंगे, या फिर पेड्री, या फिर रॉड्री। बट मैं आपको सच बताऊं तो अगर इस स्पेन टीम को वर्ल्ड कप जीतना है ना, एक और प्लेयर है जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये टीम क्लिक करती है, एंड ही विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ दीज बिग प्लेयर्स। मैं बात कर रहा हूं मिकेल ओयारज़ाबाल की। जी हाँ, दिस गाय इज सो इंपॉर्टेंट फॉर देम कि डेला फुएंटे का सिस्टम इसके बिना ब्रेक हो जाएगा। लमीन यमाल की परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव रहेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ओयारज़ाबाल का परफॉर्मेंस कैसा है उस मैच में। आई एम नॉट किडिंग, आई नो इट मे साउंड वियर्ड बट दिस इज द ट्रुथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसिडर टू लाइक द वीडियो एज वेल। चलो फिर बिना किसी डिले शुरू करते हैं। स्पेन को अगर हम 2022 के वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनका कैंपेन ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग था, और ये बात सिर्फ क्रिटिक्स नहीं, स्पेन के सपोर्टर्स भी मानेंगे। सोचो, इतनी टैलेंटेड स्क्वाड, टच लाइन पर लुइस एनरिके जैसा एलीट कोच, और रिजल्ट सिर्फ 4 मैचेस में 1 विन, और राउंड ऑफ 16 में मोरक्को से एलिमिनेशन। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, स्पेन के पास बॉल ऑलमोस्ट पूरे टूर्नामेंट में थी, हर मैच में थी, पोजेशन उनका था, कंट्रोल उनका था, मिडफील्ड उनकी थी, लेकिन चांसेस, गोल्स, सॉल्यूशंस वो नहीं थे। हाँ, अगर आप रिकॉर्ड बुक खोलोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने 4 मैचेस में 9 गोल स्कोर किए, लेकिन अगर थोड़ा डीपर डिग करोगे तो पता चलेगा पिक्चर कुछ और है। उन 9 गोल में से 7 गोल सिर्फ ओपनिंग गेम में कोस्टा रिका के अगेंस्ट ही मार दिए थे। उसके बाद 3 मैचेस में स्पेन ने सिर्फ 2 गोल्स मारे, और ये तब था जब उनके पास एवरेज पोजीशन परसेंटेज 75 था। मतलब बॉल आपके पास है, गेम आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन फाइनल थर्ड में जाके कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे। मिडफील्ड तो उनकी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। पेड्री और रॉड्री उस वर्ल्ड कप में फाइनल थर्ड में पासेस देने के मामले में फर्स्ट और थर्ड रैंक पर थे। इसका मतलब है स्पेन लगातार बॉल अटैकर्स तक पहुंचा रही थी। पूरे टूर्नामेंट में उनका फील्ड टिल्ट 83.5% था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैच का ज्यादा हिस्सा ओपोनेंट के फाइनल थर्ड में खेला है स्पेन ने, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिडफील्ड से अटैक तक का कनेक्शन बनाने के बाद भी स्पेन मीनिंगफुल ओपनिंग्स क्रिएट नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे कई रीजंस थे, जैसे कि लुइस एनरिके सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड नंबर 9 लेके गए थे, अल्वारो मोराटा, और फिर भी उन्होंने 4 में से 3 मैचेस में मार्को एसेंसियो को स्टार्ट करा था, जो कि स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलता भी नहीं है। इवन मोरक्को के अगेंस्ट जो एलिमिनेशन मैच था उसमें भी एसेंसियो ने स्टार्ट किया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्पेन ने तो 2012 में भी बिना स्ट्राइकर के जीता था। बिल्कुल सही बात, लेकिन कतर में इस पर्टिकुलर मूव का स्पेन को एडवांटेज कुछ नहीं मिला, सिर्फ डिसएडवांटेज मिला। स्पेन प्रेडिक्टेबल हो गई, डिफेंसिव लाइन के पीछे कोई थ्रेट नहीं था, वाइड एरियाज में ड्रिबलिंग क्वालिटी की भी कमी थी, और अटैक में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म थी। उस वक्त स्पेन में लुइस एनरिके को बहुत लोगों ने ब्लेम किया, बट सिर्फ अकेले लुइस एनरिके की प्रॉब्लम नहीं थी, ये फाइनल थर्ड में फिनिशिंग की प्रॉब्लम थी, जो कि प्लेयर से भी आती है। और फिर एंटर हुए लुइस दे ला फुएंटे, और उनके साथ स्पेन का अटैक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि अब स्पेन के पास लमीन यमाल और निको विलियम्स जैसे क्रेजी विंगर्स थे। यूरो 2024 में इन दोनों विंगर्स ने मिलकर स्पेन को वो टूर्नामेंट जिता दिया। यमाल बेस्ट यंग प्लेयर बना, वहीं निको विलियम्स को फाइनल का मैन ऑफ द मैच मिला, और उस टूर्नामेंट के बाद पूरी दुनिया इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बात करने लग गई। लेकिन एक नाम ऐसा था जो कि हेडलाइंस में नहीं आया, बट उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना यमाल और निको विलियम्स, और वही प्लेयर है मिकेल ओयारज़ाबाल। ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे का क्या इंपैक्ट रहा है। ये वही प्लेयर है जो यमाल और निको विलियम्स के बीच में ब्रिज बनाए, और स्पेन के नंबर 9 का अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के बाहर ओयारज़ाबाल का जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप किसी कैजुअल फुटबॉल प्लेयर से इस बंदे के बारे में पूछोगे तो वो ज्यादा जानता भी नहीं हो, लेकिन लुइस दे ला फुएंटे की स्पेन की स्टार्टिंग 11 में शायद ये बंदा बहुत सारे प्रोमिनेंट प्लेयर से भी पहले मैच शीट में दिखेगा, जबकि इस 29 साल के प्लेयर ने अभी तक एक भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है। फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस इमेंस है। इंटरनेशनल लेवल पर 2016 से 2022 के बीच में ओयारज़ाबाल को बहुत लिमिटेड यूज किया स्पेन ने, बट दे ला फुएंटे के आने के बाद he has become a proper starter. सिर्फ 32 appearances में 27 गोल इन्वॉल्वमेंट्स, 19 गोल्स, 8 असिस्ट, दैट इज इनसेन भाई। और अगर मिनट्स के हिसाब से देखें तो पिक्चर और भी इंप्रेसिव हो जाती है। ये सुनो, 25 मार्च 2023 के बाद से यूरोप के उन सभी प्लेयर्स में जिन्होंने 900 प्लस इंटरनेशनल मिनट्स खेले हैं, ओयारज़ाबाल का गोल प्लस असिस्ट पर 90 का एवरेज है 1.46, और उससे ज्यादा सिर्फ एक प्लेयर का है, अर्लिंग हालैंड 1.55।
बस। यानी यूरोप के एलीट अटैकिंग प्रोड्यूसर्स में ओयारजाबाल डायरेक्टली हालैंड के साथ खड़ा है। और सबसे अच्छी न्यूज स्पेन के लिए ये है कि यूरो 2024 के बाद ओयारजाबाल अपने करियर बेस्ट फॉर्म में है। मोराटा उस टूर्नामेंट में भी स्टार्टिंग स्ट्राइकर था, लेकिन 2026 वर्ल्ड कप में वो जा भी नहीं रहा। मतलब ओयारजाबाल ने स्ट्राइकर पोजीशन पे अपनी जगह परमानेंट कर लिया भाई। ही इज इररिप्लेसेबल। स्पेन के लिए अगर उसके लास्ट 13 इंटरनेशनल अपीयरेंस आप देखोगे तो उसमें ही हैज स्कोर्ड 13 गोल्स एंड सिक्योर्ड 6 असिस्ट, टोटल 19 गोल इन्वॉल्वमेंट्स। यूरोप में इस पीरियड में सिर्फ हालैंड उससे आगे है जिसके 22 गोल इन्वॉल्वमेंट है। आई मीन ही इज अ रोबोट, उसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। अब एक और क्रेजी स्टैट सुनो। ओयारजाबाल अपने लास्ट 12 कंसेक्यूटिव स्टार्ट्स में एक गोल या असिस्ट रजिस्टर कर चुका है। लास्ट टाइम जब उसका कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आया था वो था अक्टूबर 2024 में। सोचो ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो चुका है भाई। अब यहां से टैक्टिकल एनालिसिस और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ओयारजाबाल सिर्फ पेनल्टी बॉक्स स्ट्राइकर नहीं है। कभी कभी वो स्ट्राइकर कम और एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर ज्यादा लगता है। ओपोनेंट और गेम प्लान के हिसाब से आप उसे सेंटर बैक के साथ बैटल भी करते हुए देखोगे, और मिडफील्डर में फोर्थ मिडफील्डर बन के प्ले को डिक्टेट करते हुए भी। नेशंस लीग 2025 फाइनल का एग्जांपल लेते हैं पोर्चुगल के अगेंस्ट। उस मैच में ओयारजाबाल ने भी गोल स्कोर किया था। क्लासिक नंबर 9 रन, सेंटर बैक के बीच परफेक्टली टाइम्ड मूवमेंट, पेनल्टी बॉक्स में फिनिश। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैच के बड़े हिस्सों में पोर्चुगल की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ओयारजाबाल उनके सेंटर बैक्स के बीच में रन कर रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि वो दूर मिडफील्ड में जा रहा है। मैच खत्म होने तक उसके टचेस की एवरेज पोजीशन पेड्री और फैबियन रुइस से भी डीपर थी, और होल्डिंग मिडफील्डर मार्टिन जुबिमेंडी के लगभग बराबर। ये एग्जांपल है कि ये बंदा एक हाइब्रिड स्ट्राइकर की तरह काम करता है। ये आपको फॉल्स नाइन भी नहीं है, ये बंदा मिडफील्डर बन जाता है पूरा का पूरा, या फिर प्रॉपर स्ट्राइकर। अब पोर्टुगल के अगेंस्ट स्पेन का पहला गोल याद करो। बॉल बैकलाइन में सर्कुलेट हो रही थी। ओयारजाबाल इनिशियली फ्रंट लाइन में वेट कर रहा था। जैसे ही बॉल राइट साइड गई, यमाल ने डिफेंसिव लाइन के पीछे रन मारा। पोर्टुगल की बैकलाइन पीछे ड्रॉप हुई और उसी वक्त ओयारजाबाल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। फिर अचानक उसने अपने हाफ में शार्प ड्रॉप किया। गोंसालो इनाचियो उसके पीछे भाग रहा था। ओयारजाबाल को पता था कि इनाचियो टर्न रोकने के लिए स्प्रिंट कर रहा है, इसलिए उसने वन टच फ्लिक से बॉल जुबिमेंडी को पास कर दी, जो कि एक थर्ड मैन रन कर रहा था। अब जुबिमेंडी को एकर्स ऑफ स्पेस मिला टू रन इनटू, क्योंकि एक सेंटर बैक पोर्टुगल का अब अपने डिफेंसिव पोजीशन से बाहर था और दोनों साइड पर अब उसे यमाल और निको विलियम्स मिल गए। और कुछ ही सेकंड बाद जुबिमेंडी 6 यार्ड बॉक्स के अंदर टैप इन कर रहा था एंड स्पेन सिक्योर्ड अ गोल। यही ओयारजाबाल का मैजिक है। जब वो मिडफील्ड में ड्रॉप करता है तो पता नहीं चलता डिफेंडर्स को कि उसको फॉलो करें या फिर हम लोग पीछे अपने ही डिफेंसिव लाइन में रहे। ही क्रिएट्स कंफ्यूजन अराउंड ओपोनेंट्स एंड दिस इज व्हाई डे ला फुएंटे लव्स हिम। मार्च में सर्बिया के अगेंस्ट भी उसका परफॉर्मेंस परफेक्ट एग्जांपल था। स्पेन ने वो गेम 3-0 से जीता एंड ओयारजाबाल ने स्टाइलिश ब्रेक स्कोर किया। इसीलिए स्पेन में फैंस उसे हमेशा एक ऐसे फॉरवर्ड के रूप में देखते हुए आए हैं जो बड़े मूवमेंट्स में बड़ा गोल निकाल सकता है। कभी कभी पूरा मैच क्वाइट रहेगा और फिर एक मूवमेंट में गेम पलट देगा, और डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है। क्लब और कंट्री मिलाकर ओयारजाबाल ने 17 सेमीफाइनल्स या फाइनल्स खेले हैं और उन मैचेस में उसके 17 गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, 12 गोल 5 असिस्ट, और सबसे क्रेजी स्टैट, उसने अपने करियर के 5 फाइनल्स में सब में गोल स्कोर किया है। अगर स्पेन फाइनल में गई तो आपको पता है कि कौन सा बंदा स्कोर शीट में डेफिनेटली होगा। इंग्लैंड फैंस को तो याद ही होगा यार, यूरो 2024 फाइनल, ही was on the bench से आया और वो मैजिक मोमेंट क्रिएट किया एंड स्कोर्स द गोल एंड हेल्प्स देम टू विन इट। शायद हेडलाइन उसके नाम ना हो, शायद हाइप उसके अराउंड ना हो, लेकिन उसके पास वो स्पेशल क्वालिटी है जो बिग मोमेंट्स में गेम डिसाइड कर सकती है। और 2026 वर्ल्ड कप में मिकेल ओयारजाबाल सिर्फ बेंच से नहीं आएगा। ही विल बी देयर ऑन द पिच फॉर होल 90 मिनट्स एंड ही विल क्रिएट मैजिक। ही विल क्रिएट चांसेस फॉर लमीन यमाल एज वेल एज निको विलियम्स। वो लोग इसके ड्रॉप करने पे, इसके मूवमेंट पे ओपोनेंट्स को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। राइट इट डाउन नाउ। ये बंदा डे ला फुएंटे के अटैक का सेंटर पीस है एंड अगर ये कहीं चला गया या खुदा न खास्ता इसको इंजरी हो गई तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था दैट दिस गाय इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन लमीन यमाल। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये टैक्टिकल एनालिसिस समझ भी आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा पूरे वर्ल्ड कप में। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप इस बात से अग्री करते हो कि नहीं। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।